नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का, जिसमें आज हम बात करेंगे 8 अगस्त से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर, जिसके काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए विधायक दल की बैठक की, जिसमें कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। वहीं सत्र के शुरू होने से पहले कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में जाने के संकेत दिए। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 8 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस बार का सत्र खास और अलग रहने वाला है। इस सत्र में कुछ नई परंपराएं शुरू करने का फैसला लिया गया है। तो एक नई परंपरा हम शुरू करने जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। पहले हमारे विधानसभा सदन के अंदर ये परंपरा नहीं थी कि वो जनगण मन से शुरू होगा और जब सत्र का समापन होगा वो वंदे मातरम से होगा। तो ये हमने आज इस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर डिसाइड किया है। वहीं 3 दिवसीय सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना ली है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अवैध खनन, डीएसपी की हत्या, विधायकों को धमकी दिए जाने के मामले को सदन में जोर शोर से उठाने का फैसला लिया। सरकार ने 3 दिन का सेशन सुझाया, 8, 9, 10 और मेरा कहना था भी इसको और दो, 1 हफ्ता दो, कम से कम 1 हफ्ता। काफ़ी मुद्दे हैं डिस्कशन का, ये सबको मौका मिलना चाहिए। 3 दिन का फैसला किया और मेरा वही मांग रही है 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने के लिए रहेगी। टाइम बढ़ाया है, जैसे 11 से 6 बजे तक का किया है अगले 2 दिन, लेकिन वो 8 तारीख को पेश होगा, शायद 9 तारीख से 11 से 6 बजे तक। 8 तारीख को 11:30 बजे मॉक ड्रिल होगा। उधर विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कुलदीप बिश्नोई भी बड़ा धमाका करने वाले हैं। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर बीजेपी में जाने के पूरे संकेत दिए हैं। अपने इस ट्वीट में कुलदीप बिश्नोई ने लिखा है कि 4 अगस्त सुबह 10 बजे 10 मिनट मतलब कुलदीप बिश्नोई बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खबरें तो ये भी हैं कि कुलदीप के साथ उनकी पत्नी भी बीजेपी में शामिल होंगी। था कि जिस दिन उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा था उसी दिन ही उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन अब उनकी अंतरात्मा जागी है और अब वो त्याग पत्र देने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और उनको आदमपुर की जनता का विश्वास हासिल करना चाहिए और उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उनके खिलाफ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और उनको आदमपुर के चुनाव में ही उनको हारेगी। बहरहाल हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कुलदीप के बीजेपी में शामिल होने की खबर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कुलदीप के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सब के इतर नजर इस बात पर भी रहेगी कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की रणनीति को सरकार सदन में कैसे काउंटर करेगी और किस तरह विपक्ष के सवालों का सामना किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ राकेश गर्ग जी हैं, इसके साथ ही इनेलो की तरफ से विजेंद्र रेणु जी अपना पक्ष यहां पर रखते हुए नजर आएंगे, और इसके अलावा योगेश कौशिक जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं योगेश जी आपके पास आते हुए किस तरीके से आप देख रहे हैं, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है 8 अगस्त से, कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन उससे पहले कुलदीप बिश्नोई का ये ट्वीट और उसके बाद इस बात का ऐलान कर देना कि 4 अगस्त सुबह 10 बजे 10 मिनट, क्या माने निकाले जाएं? नहीं मैं दोनों चीजों को अलग अलग कर देता हूं जी। नंबर 1 तो विधानसभा सत्र की अगर हम बात करें तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सिर्फ हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भी रूलिंग पार्टीज है ना, वो टाइम पीरियड जो है वो कम करती जा रही हैं। तो
जो डिस्कशन एक्चुअली होना चाहिए लोग इन एमएलए के बीच में वो कम हो गया है, जो अभी हुड्डा जी भी शायद बोल रहे थे। लेकिन एक अच्छी बात है कि काउंटर उन्होंने एक मेजर ले लिया है सरकार ने कि वो सत्र जो है बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 में हम अगर आते हैं तो बिश्नोई जी का जो था वो तो उन्होंने जब क्रॉस वोटिंग की थी तो वो तो उसी टाइम चले गए थे। अब ये तो एक औपचारिकता भर है सिर्फ, और जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे वो भी क्लियर था, क्योंकि उससे पहले ही वो सीएम साहब से मिल भी चुके थे। अब उसके बाद जो आप लोग जो ये बोल रहे हो टीवी पे कि शायद ये शायद वायद कुछ नहीं है। बिश्नोई जी ने अपने जो वर्कर्स हैं उनके बीच में ये चला दिया है कि मैं बीजेपी के मुख्यालय में जाके और बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ और आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए। तो उसमें ये है कि डेफिनेटली बीजेपी तो गेनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस अगर ये कहती है कि भी हमारा कुछ नहीं नुकसान नहीं हो रहा है तो ये बड़ी मतलब अटपटी सी बात लगती है मुझे। घर में से अगर मतलब कोई भी चीज अगर जाती है तो नुकसान तो होता है, एक बुरा तो लगता ही है। तो वो जो है ना अच्छी बात नहीं है। पर जब से हुड्डा जी की थोड़ी सी चलने लगी है और हुड्डा जी कमांड में आए हैं लगभग, तो तब से वो इस मोड में हैं कि मेरे अलावा और कोई नेता यहाँ पे रहे ही नहीं। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो वो राज्यसभा भी हुआ था उसमें मुझे यकीन है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पैंतरेबाजी ऐसी रखी अपने आप को बैलेंस रख के कि मुझ पे तो बात ना आए लेकिन ये क्रॉस वोटिंग कर जाए, ऐसा उन्होंने हुड्डा जी का ऐसा जेस्चर पोस्टरिंग थी उनकी जी। तो वो हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात और जो अभी किरण चौधरी के बारे में भी कहा कि भाई वो भी ज्यादा दिन, वो जो इनेलो कह रही है वो जो कह रहे हैं वो कि शायद वो भी ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगी, वो भी मुझे लगता है कि ये इट कैन बी ए पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये बीजेपी तो इसमें गेनर है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लूजर हैं वो कांग्रेस है और खुद बिश्नोई भी रहेंगे, क्योंकि बिश्नोई जी को वहां पे स्पेस नहीं मिलने वाला है। बीजेपी की नीतियां क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, उनकी अपने लोगों के लिए हैं। ये तो बाहर के आदमी हैं, ये तो जा रहे हैं अभी, उनकी नीतियां क्या हैं? वो एक टिकट देंगे। कांग्रेस के अंदर तो रह के ये अपने लिए भी ले लेते, वाइफ के लिए ले लेते, और अब तो बेटा भी हो गया लड़ने के लिए चुनाव ना, वो बेटे के लिए भी डिमांड करेंगे कुछ ना कुछ। तो कांग्रेस शायद उन्हें मैनेज कर लेती कहीं ना कहीं, लेकिन बीजेपी तो उन्हें मैनेज नहीं करने वाली। बीजेपी के साथ तो वो रह चुके और उसके साथ वो छोड़ के ही इसलिए आए थे कि वहां पे उनको वो चीज नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। बिल्कुल सही पर उनके जो मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस का एक पंच होता है, एक तो पंच टाइम होता है कि वो टाइम कौन सा हो जिस टाइम पे वो कोई चीज पंच करे, और दूसरी पॉलिटिशियन का होता है डिसीजन कि वो किस टाइम पे कहां उसने जाना है। वो जाने वाला जो टाइम जब भी बिश्नोई जी ने चूज किया है वो उनके लिए नुकसानदायक ही रहा है। और हरियाणा में जब से हुड्डा सरकार बनी थी तब से लेके और आज तक बस उनकी नैया डामाडोली रही है पॉलिटिकली। जहां भजन लाल जी लेके गए थे अपने परिवार को, उससे वो नीचे लेके आए हैं, ऊपर नहीं ले जा पाए। ठीक है राकेश जी, मानसून सत्र से पहले कुलदीप बिश्नोई का यह फैसला, हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर योगेश जी कह रहे हैं कि भाई इसमें इफ एंड बट वाली कोई बात है ही नहीं, वो तो साफ क्लियर है। 10 जून को जो चुनाव हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद ये बिल्कुल स्थिति बिल्कुल साफ हो गई थी कि कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे, तो वो किसके साथ जा रहे हैं ये भी बिल्कुल साफ है। तो इफ एंड बिट वाली बात तो कोई है नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मानसून सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है? उदयभान तो कह रहे हैं कोई झटका नहीं है, बल्कि हमें तो इससे फायदा होगा। तो क्या माना जाए, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं उदयभान? कुलदीप बिश्नोई जी जो ये शब्द कहते थे कि मैं जन्म से कांग्रेसी हूँ, मेरा लहू कांग्रेसी है, तो राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन जी के विरोध में वोट डालकर अपना ईमान भाजपा के पास गिरवी रखकर कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस का नुकसान तो वो निश्चित रूप से कर ही रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि आज जब वो स्वेच्छा से विधानसभा से भी त्याग पत्र दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से भी निकल जाएंगे, तो जो कांग्रेस के अंदर रहकर वो नुकसान कर रहे थे, निश्चित रूप से पार्टी उस नुकसान से बच जाएगी, क्योंकि ये ईमान तो पहले गिरवी रख चुके थे। आज ये लहू कैसे बदला है, ये जो जन्म से जो कांग्रेसी थे वो कैसे बदला है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं अब दूसरी बात पर आ जाता हूँ अमित जी। कुलदीप बिश्नोई जी जब तक कांग्रेस में रहे
इनकी ये एक डिमांड रहती थी कि मुझे सूबे का मुख्यमंत्री प्रेजेंट किया जाए। सीएम या इनकी दूसरी डिमांड ये रहती थी कि जब और संगठन के चुनाव हो रहे थे, चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो इनकी दूसरी इच्छा ये रहती थी कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अरे भाई, अब जब भाजपा के अंदर जा रहे हो, मनोहर लाल खट्टर जी से बात हो चुकी है क्या? रिजाइन कर देंगे आपके लिए और आपको मुख्यमंत्री बना देंगे? या ओम प्रकाश धनखड़ जी से बात हो चुकी है क्या? वो रिजाइन कर देंगे और आपको प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे? सोनाली फोगाट जी से बात हो चुकी है क्या कि वो आदमपुर की सीट आपके लिए छोड़ देगी? विजेंद्र सिंह जी से बात हो चुकी है क्या कि वो हिसार लोकसभा आपके लिए छोड़ देंगे? अरे भाई, ये कोई आपके लिए सीट छोड़ने वाला नहीं है। जो सम्मान आपको कांग्रेस के अंदर मिल रहा था, अभी योगेश जी भी जिस बात को कह रहे थे, अगर ये पद आपको नहीं मिलते तो भाजपा के अंदर क्या नारे लगाने जा रहे हो, दरिया बिछाने के लिए जा रहे हो? कुलदीप बिश्नोई जी का कभी वो हाल ना हो जाए कि ना खुदाई मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। अब मैं दूसरी बात बोल देता हूँ अमित जी। कुलदीप बिश्नोई जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ से हलवा खाकर, उनके हाथ मजबूत करते हुए, उनका हाथ पकड़कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते थे। लेकिन वो उनके हाथ मजबूत करने के बजाय धीरे धीरे भाजपा के हाथों में खेलते चले गए। अगर धैर्य रखते तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करती है, तो कुलदीप बिश्नोई जी को भी समय आने के ऊपर निश्चित रूप से एक बड़ा पद मिलता। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर हमारे प्रत्याशी को हराने का काम किया। अरे सम्मान आपने दिया कहाँ सर? भाजपा के राकेश जी, मेरी पूरी बात करने दीजिए। राकेश जी, मैं आपको सुन ही रहा हूँ, पिछले 3 मिनट से आप ही बोल रहे हैं सर, मैंने आपको पूरा सुना है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप सम्मान उनको देते, भाई वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी ने उनको भरोसा दिया था, राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था, लेकिन राहुल गांधी बाद में अपनी बात से पलट गए, उन्होंने वादा खिलाफी की है। तो वो जो सम्मान चाहते थे, वो सम्मान उनको पार्टी में नहीं मिला, तभी तो वो पाला बदल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम उनको सम्मान दे रहे थे। अगर सम्मान दे रहे थे तो वो पार्टी क्यों बदल रहे हैं? अमित जी, मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर दे देता हूँ। बोलिए सर। कुलदीप बिश्नोई जी जो चीज हमारे से चाहते थे, इस बात को आप और 4 दिन के पश्चात देख लेना भाजपा में उनको क्या और कितनी मिलती है। लेकिन एक बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई जी को बिल्कुल दावा करके कहता हूँ, और कुलदीप बिश्नोई जी आजमपुर का कांग्रेसी भी और हमारे जैसे कांग्रेसी भी कांग्रेस की कसम खाकर आपको वचन देते हैं कि जो भाजपा के अंदर खेलने का काम आपने किया है, हम आपकी हार निश्चित करेंगे और आपको विधानसभा का मुंह नहीं देखने देंगे, ये आपको हम वचन देते हैं। और जो अमित जी आप सवाल पूछ रहे हैं, जब ये राज्यसभा का दौर चल रहा था, राज्यसभा के लिए वोटिंग चल रही थी, अगर आपको ध्यान हो, उस दिन भी आपके चैनल पे ये खबर चली थी कि राहुल गांधी जी ने कुलदीप बिश्नोई को आज शाम को मिलने का वक्त दे दिया है। लेकिन क्योंकि अपना ईमान भाजपा के पास गिरवी रख चुके थे, अपने आप को भाजपा के पास छोड़ चुके थे, इन्होंने प्रातःकाल ही भाजपा के विरोध में, भाजपा के पक्ष में मतदान दिया और उसको सार्वजनिक भी इन्होंने स्वयं एक्सेप्ट कर लिया। आप ये बताइए कि इतने बड़े नेता होने का जो दम्भ भरते हैं, उनके अंदर इतना धैर्य नहीं है कि शाम तक का इंतजार करते और सम्मान हासिल करते। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये साबित हो। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। राकेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, साबित हो जाएगा। बाकी लोगों के पास भी मुझे जाना है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन सतव्रत जी, भाई कुलदीप बिश्नोई को आप शामिल करिए, पूरा अधिकार है आपको जी। लेकिन सवाल यही है कि कितना नफा कितना नुकसान आपको होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आपकी पार्टी में वो आ रहे हैं, और इस बात का जिक्र तो योगेश जी भी कर रहे थे, सबको पता है, वो पहले भी आपके साथ थे, लेकिन पाला फिर बदल लिया उन्होंने। अब कैसे भरोसा कर पाएंगे आप कि आपके पास आने के बाद फिर कहीं जाएंगे नहीं वो? देखिए अमित जी, देखिए अमित जी, इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां बदलती रही हैं, व्यक्तियों का आना जाना रहा है, देश में लोकतंत्र स्थायी रहा है। यदि लोकतंत्र पर कहीं चोट आई तो कांग्रेस के समय आई, बाकी कहीं लोकतंत्र पर कोई चोट नहीं आई। और जिस कुलदीप बिश्नोई जी की बात को लेकर आज चर्चा है, अभी मैं नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक सूचना है। हाँ, निरंतर हमारे राज्य नेताओं, राष्ट्रीय नेताओं से उनका मिलना जुलना और बातचीत जो है उसकी ओर संकेत है, लेकिन वो जुड़ जाएंगे, आएंगे तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की और योगेश जी की उस बात का जवाब देना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई को क्या मिलेगा और क्या खोया और क्या पाया। देखिए, हर पार्टी में आने से और उसके दूसरे के छोड़ने से हर कोई एक तराजू पर तोलकर आदमी आता जाता नहीं है।
आज कांग्रेस में कोई रहे तो किस लिए रहे और भाजपा में रहे तो किस लिए रहे, इसका ही बड़ा अंतर है। एक समय था जब इस देश के अंदर कांग्रेस के कल्चर से राजनीति चलती थी और पंच सरपंच से लेकर देश के राष्ट्रपति कांग्रेस बनाती थी, और कैसे बनाती थी वो सब इतिहास की बातें हैं, उस पर टिप्पणी करना कोई विशेष नहीं है। लेकिन आज वर्तमान समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का एक समय है। किस प्रकार से पंच से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव होता है और किस प्रकार से हो जाता है, और कान तक सूचना नहीं होती, चर्चा नहीं होती, और एक साथ उस निर्णय को स्वीकार करता है। न केवल पार्टीजन स्वीकार करते हैं बल्कि देश की जनता स्वीकार करती है, और इस समय के राष्ट्रपति के चुनाव को तो दुनिया की जनजाति वर्गों ने स्वीकार किया है। जब कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हुआ तो उनके जो छत्र थे वो हैवी हुए, और जब कांग्रेस ऊपर से दिशा निर्देश देती थी या देते हैं कोई भी केंद्रीय नेतृत्व, अब नीचे से संदेश जाते हैं कि ऐसा किया तो ऐसा होगा, और वही परिणाम है। आज कांग्रेस की जो स्थिति है, किस अनुशासन की बात करते हैं, किस मर्यादा की बात करते हैं और क्या तोलना चाहते हैं, उसका जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बंसल जी को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया, और उस केंद्रीय प्रतिनिधि को या उसके जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उसकी देख-रेख करता को सवाल आपसे तवज्जो तक नहीं मिली। देखिए आप सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, मैं आ रहा हूँ इसको मैं जानता हूँ आपको, आप इतने सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और मुझे पता है कि आप मेरे सवाल का बखूबी जवाब दे भी सकते हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दे रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया है। मैं दे रहा हूँ जी, बोलिए। लेकिन जितना भाषण जितना भाषण राकेश जी ने दिया है, जितना भाषण योगेश जी ने दिया है, उतना समय तो पूरा होने दो। हाँ, बोलिए बोलिए, मेरे को भी चाहिए ना। बोलिए सर जी, बोलिए। हाँ, पूरा अधिकार कुलदीप बिश्नोई की 7 की बात करते हैं, वो 7 था 2012 का, और वो हमसे बड़े पार्ट थे। उस समय उनका वजन और उस समय उनका ईगो, और आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार, और उसमें उनका कद, और इसकी देश की बदलती राजनीतिक धुरी, इस देश के अंदर आज राष्ट्रवाद की जो राजनीति चल रही है, देश के लिए जीना, देश के लिए एक राजनीति करना, जो एक सोच चली है, हो सकता है इस सोच के आधार पर न केवल एक कांग्रेस के जैसे लगातार वो कहते हैं कि नुकसान नहीं हुआ, मैं तो चाहता हूं ऐसा नुकसान आपको हो ही नहीं। राव इंद्रजीत सिंह के जाने से नुकसान नहीं हुआ, आपका वीरेंद्र सिंह जी के जाने से नुकसान नहीं हुआ, आपका अशोक तंवर के जाने से नुकसान नहीं हुआ, अब कुलदीप बिश्नोई जी के जाने से नहीं होगा, और थोड़े दिन के बाद दूसरे विकेट्स गिरेंगे, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका भी मैं कारण बताकर बात पूरी करूंगा कि जी हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे कि वो एडजस्टमेंट कैसे होगा, जो योगेश जी कह रहे हैं। हाँ, आप बोल लीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा सर, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एडजस्टमेंट कैसे होगा, जो योगेश जी जो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनने की चाहत वो रखते थे, ये बात तो राकेश जी भी कह रहे थे। और दूसरा सोनाली फोगाट ने एक ट्वीट किया था आज से 2-3 महीने पहले, आपको याद होगा, वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, वो क्या था कि पैरों तले जमीन खिसकी तो आया मेरे दर पर, कुछ ऐसे करके ट्वीट था, वो याद होगा आपको। तो ये एडजस्टमेंट कैसे होगा सर, आपको लगता है कि उनकी ज्वाइनिंग लेकिन सामान्य तौर पर हो जाएगी और इतना आसान है आपकी पार्टी के लिए? जी, आपके एक वाक्य आधा चलेगा, मैं पूरा कर सकता हूँ, क्या पूछना चाहता हूँ? बोलिए आप, उसका उत्तर दे रहा हूँ। जी, जो आज वर्तमान कांग्रेस है अमित जी, इस कांग्रेस के अंदर राव इंद्रजीत सिंह जी थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी थे, कुलदीप बिश्नोई भी थे यहीं, किरण चौधरी जी भी यही थी, और कांग्रेस का जब केंद्र में मजबूत केंद्र नेता था तो ये सब लोग एक साथ घाट पर पानी पीते थे ना। आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विश्व स्तर का है, उससे सलाह लेते हैं लोग दुनिया भर के राजनेता, और जब कमजोर नेतृत्व होता है तो छिटकते हैं, और मजबूर नेतृत्व होता है तो मजबूत नेतृत्व को सबको संभालना और उनकी शाबाशी लेना, उनका आशीर्वाद लेना, सब लोगों के लिए एक धैर्य की बात होती है। और धैर्य इसलिए भी होता है कि वहाँ पार्शियलिटी नहीं होती, धैर्य इसलिए भी होता है कि वो अपने बेटे पोते के लिए बात नहीं होती, धैर्य इसलिए भी होता है कि वहाँ तू चल मैं आया, तू लूट में चल आया, ये नहीं होता। जब देश के लिए
पार्टी के लिए और अपनी अस्मिता की लड़ाई होती है और जो ठीक निर्णय होते हैं वहां सब लोग एक साथ काम करते हैं और ऐसा आज नया होगा नहीं है। ये तो वर्षों तक कांग्रेस के नेतृत्व में सबको संभाल कर लेके चला। ठीक है, अब एक मात्र जी हाँ बोलिए सतपाल जी हैं 10 सेकंड आपके पास में, बोलिए आप, नहीं तो फिर कहेंगे आप मुझे बात पूरी नहीं करने दी। बोलिए आप, बोलिए। हाँ बोलिए। अब नहीं कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। मैं अब के राजनीतिक नेतृत्व के कांग्रेस के एक सफलतम गांधी भक्त, गांधी विचार को जानने वाले, मानने वाले और उसको धरातल पर उतारने वाले नेता यदि कोई है तो राहुल गांधी है। इससे मजबूत और इससे बड़ा गांधीवादी नेता हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस के माध्यम से पहले नहीं मिला। क्यों? 1947 में देश आजाद होते ही महात्मा गांधी जी ने कहा था, हे बंधु कांग्रेस के लोगों, अब देश की राजनीति अलग चलेगी, इसलिए इस कांग्रेस को समाप्त करके नई राजनीतिक पार्टियां बनाई। लेकिन कांग्रेस का तत्कालीन सत्ता लोलुप नेतृत्व, सत्ता और अपने पुत्र लोग मोह के कारण से, ठीक है, कांग्रेस की उस समय की महात्मा गांधी ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास नहीं किया और उसको चलाते रहे। आज महात्मा गांधी जी ने यदि वो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को पूरा करने वाले कोई है तो हरियाणा में हुड्डा साहब है और केंद्र में राहुल गांधी जी है। वो माँ बेटे बाप बेटे के साथ मिलकर उस काम को चाहे आप तंज कस रहे हैं, थैंक यू बोल दो। 75 साल पहले ठीक है, महात्मा जी ने स्वप्न देखा था। ठीक है, आप तंज कस रहे हैं, वो बात अलग है। थैंक यू बोल दो। तंज कसते हुए भी आप अगर राहुल गांधी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है राकेश जी जवाब आपसे लूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। रेणु जी, विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई आप ये कह रहे हैं, अभय सिंह चौटाला को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई का ये व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन उन्होंने इसमें ये भी एड ऑन कर दिया कि अगला नंबर किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला का है। मतलब अभय सिंह चौटाला को ऐसा क्यों लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाकई में कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो वर्चस्व कायम रहे और कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया जाए? ऐसा क्यों लग रहा है आपको या अभय सिंह चौटाला को? हमें नहीं लग रहा, बल्कि ये हकीकत में हो रहा है। जिस प्रकार से अभी मैंने 2 भाषण सुने हैं, सत्यवान शास्त्री जी का भाषण सुना और राकेश जी का भी भाषण सुना, तो दोनों भाषण ही थे। और मैं ये सोच रहा था भाषण सुनते सुनते कि ये कोई राजनीतिक स्टेज नहीं है, कोई रैली नहीं है, ये तो डिबेट का मंच है। ये डिबेट, हाँ शास्त्री जी एक, तो ये कोई स्टेज नहीं थी राजनीतिक जहाँ भाषण दिया जाता, लेकिन यहाँ तो डिबेट है। डिबेट का मुद्दा आपने ठीक उठाया कि कुलदीप बिश्नोई जी को क्या फायदा, क्या नुकसान, कांग्रेस को क्या फायदा। देखिए ये बिल्कुल जग जाहिर बात है। अभय सिंह जी, एक मिनट सत्यवान जी, एक मिनट बड़े भाई, ये अभय सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये एक बिल्कुल प्रमाण जो है ना आ चुके हैं। कितने नेता कांग्रेस में से निकल करके जा रहे हैं और फिर भी एक व्यक्ति की जिद है कि और भी इसमें से जाए, और वो जाएंगे भी। जिस प्रकार से हमारे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी ही की बात ले लीजिए, आज विवेक बंसल के ऊपर ही बात उठानी शुरू कर दी है। कहीं न कहीं चिंतन शिविर लगता है और चिंतन शिविर में प्रदेश कांग्रेस के 5-6 जो वरिष्ठ लीडर हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। प्रभारी को निमंत्रण तक नहीं दिया जाता है और बयान आता है प्रदेश अध्यक्ष का कि सभी जगह प्रभारी को बुलाना जरूरी नहीं होता है। प्रदेश कांग्रेस का चिंतन शिविर है और प्रदेश के प्रभारी को चिंतन शिविर में नहीं बुलाया जाता है, तो ये स्पष्ट सी बात है कि कांग्रेस में बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ गलत नहीं बल्कि कुछ ठीक ही नहीं है। और एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी कांग्रेस को खत्म करने पर वो महत्वाकांक्षा तुली हुई है। जिस प्रकार से चाहे आप शैलजा जी को ले लीजिए, उस टाइम भी अभी उदय भान जी को ले लीजिए, उनकी एक जिद थी कि हमारा बेटा ही प्रधान बने, वो नहीं बना। उदय भान जी का चलो हाईकमान ने फैसला लेकर के उनको बनाने का काम करा। देखिए अमित जी, राजनीति में महत्वाकांक्षा सभी की होती है। अभी हमारे राकेश जी कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया या फिर धनखड़ से इस्तीफा मांग लिया। एक जो इतना पुराना लीडर है कांग्रेस का और जिसका अपना मौजूद है, ठीक है, उन्होंने गलतियां पे गलतियां की है कुलदीप बिश्नोई जी ने, लेकिन एक वरिष्ठ लीडर को यदि पार्टी सुप्रीमो
राहुल गांधी जी मिलने का वक्त नहीं देते हैं तो इससे बड़ा उसका क्या अपमान होगा और इससे बड़ा राजतंत्र या लोकतंत्र का हनन क्या होगा कि एक वरिष्ठ लीडर अपने सुप्रीमो से नहीं मिल सकता। और फिर लेकिन विजय जी ये भी तो सच है ना भाई, ये भी तो सच है ना कि राहुल गांधी ने कहा कि आप पार्टी के पक्ष में वोट करिए, उसके बाद मिलते हैं, उसके बाद मुलाकात करते हैं। इसको तो आप बता नहीं रहे क्योंकि आपको सूट नहीं करता है। हाँ बिल्कुल। देखिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ये एक दिन की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो वोट डाल देते फिर कौन सी गारंटी थी कि वो उसको सम्मान मिलता या उसको जो है ना मिलने का समय मिलता। जब आपको जरूरत है तब आप मिलने का समय नहीं दे रहे हो और आपकी जरूरत पूरी होने के बाद कैसे मिलने दोगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए अमित जी, कहीं न कहीं कांग्रेस हाई कमान भूपेंद्र हुड्डा जी के नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे में आ चुका है। हाँ। और वो हरियाणा में सोचते कि विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस, आप जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ उम्मीद नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर हो रही है तो आपकी पार्टी मजबूत होगी? देखिए बात सुनो, हमारी पार्टी आपने निकाय चुनाव में देख लिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने काफी अच्छा ग्रोथ किया है। और जिस प्रकार से पार्टी विभाजन के कारण पार्टी कमजोर हुई थी, पार्टी कमजोर नहीं थी इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि 2014 उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था जितना आप उम्मीद कर रहे थे। ये तो आप भी स्वीकार करेंगे। 19 में जी हाँ जी बिल्कुल स्वीकार करते हैं। उसका कारण कुछ और बना है अमित जी, उसका कारण पार्टी का विभाजन बना है। विभाजन के कारण पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन आज दुनिया समझ चुकी है, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि चौधरी अभय सिंह जी चौटाला एक जो है ना अच्छे लीडर हैं, एक सर्वमान्य लीडर हैं और इसी वजह से आज दिन प्रतिदिन पार्टी ग्रोथ कर रही है। जहां तक मैं कांग्रेस की बात करता हूँ अमित भाई, कांग्रेस पार्टी नहीं रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में नहीं है। इंडियन भूपेंद्र कांग्रेस हरियाणा में बन चुकी है। सीनियर लीडर्स को जिस प्रकार से साइड किया जा रहा है और जिस प्रकार से काटा जा रहा है। अच्छा, आपकी पार्टी में अभय सिंह चौटाला के अलावा कौन है? बन रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ, आपकी पार्टी में अभय सिंह चौटाला के अलावा कौन है अभी? देखिए हमारी पार्टी एक नर्सरी पैदा करने वाली रही है। जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कितने लीडर मैं आपको गिनाऊं जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ही नहीं, देखो ये तो आप मानेंगे ना विजेंद्र रेणु जी, आज की तारीख में आपकी पार्टी भी अभय सिंह चौटाला के इर्द गिर्द ही घूमती है, ये तो आप भी मानेंगे। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये दावा करते हैं कि भाई हमारे पास दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी चर्चा होती है, हमें इस बात की खुशी है। तो आपके पास, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर सिर्फ भूपेश सिंह हुड्डा का ही वर्चस्व है, सिर्फ भूपेश सिंह हुड्डा की चलती है, बाकी नेताओं की कोई पूछ नहीं है, तो आपके यहाँ पर भी तो अभय सिंह चौटाला की चल रही है ना सर? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए आप। देखिए अमित जी, यस आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमारी पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी में क्षेत्रीय लीडर ही सर्वेसर्वा बनेगा। इंडियन यहाँ भी तो यही हो रहा है। जो कांग्रेस भूपेश सिंह हुड्डा भी तो सर, भूपेश सिंह हुड्डा भी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ही थे ना, नेता विपक्ष हैं वो, तो वो भी तो क्षेत्रीय नेता के तौर पर ही तो वो जाने जाते हैं। तो हाँ नहीं, देखिए आपकी बात को मैं बड़ी करते हुए कहता हूं, आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सर्वेसर्वा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भूपेंद्र सिंह की कांग्रेस हुई ना, ये राष्ट्रीय कांग्रेस कहां रह गई फिर? अगर सर्वेसर्वा वो है, हाईकमान कोई नहीं है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यदि ये कहते हैं कि भाजपा का मैं ही सर्वेसर्वा हूं, आप उनसे कहलवा दो। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर दो घोषणा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास सर, और मैं अब चाहता हूं, ठीक है, अगर भूपेंद्र सिंह मैं आऊंगा आपके पास। हमारी तो क्षेत्रीय पार्टी है, हमारे अभय सिंह सर्वेसर्वा है, ओम प्रकाश चौटाला सर्वेसर्वा है हमारे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। और अब मैं चाहता हूं कि विधानसभा के सत्र को लेकर भी हम चर्चा करें, और इसी को लेकर अब हम चर्चा करते हैं, चर्चा को उसी दिशा में हम लेकर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं योगेश आपसे जानना चाहूंगा, आज विधानसभा अध्यक्ष को हमने सुना, उन्होंने कहा कि
एक नई परंपरा की हम शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से हम पेपरलेस विधानसभा बनाना चाहते हैं, ई विधानसभा बनाना चाहते हैं, उसकी मॉक ड्रिल भी की जाएगी और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। हमने एक नई परंपरा की शुरुआत की है कि हम अब सेशन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। पहले 4 घंटे चलता था, अब उसको 6 घंटे करेंगे। इन सबको आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये बोलने से पहले इसको वाइंड अप कर दूं जरा, जो अभी तक की बात है। बोलिए। देखिए इसमें ना मुझे नहीं लगता इट इज नॉट ए, मतलब किसी को भी कांग्रेस या बीजेपी या इनेलो को किसी चीजों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हर एक का अपना एक वर्किंग स्टाइल है। बीजेपी का आज के दिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बहुत मजबूत है। एक जमाने में कांग्रेस का होता था, ऊपर से बात आई वो हो गई, आज बीजेपी का है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने कहा हो गई। अभी मैंने जो बात कही है, जो इनको माननी आज नहीं मानेंगे, कल मान जाएंगे कि अगर वो जो आज तक जिद उनकी रही है कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस के अंदर, वो एक ही रही है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। जब मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो उनको फिर उसके बाद उसका अध्यक्ष बनाओ पार्टी का। तो इस जिद पे थे वो। तो क्या इसके पैरेलल कुछ दे देंगे उनको वो, या उनके ऊपर भी कोई दबाव है ईडी का, या कोई और प्रेशर है, या कोई और चोर उचक्के की कहानी कहीं चल रही हो बैक द कर्टन, हमें नहीं मालूम। ठीक है, जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, कोई नई चीज नहीं है। तो हो सकता है उन पे कोई ऐसा प्रेशर हो, तो उस प्रेशर के तहत वो जा रहे हो और उस प्रेशर के तहत वो एमएलए रहना भी स्वीकार करें। लेकिन उसमें भी फिर नई बसुड़ी आएगी। वो बसुड़ी मैं बात करता हूँ सत्यव्रत जी जो है, शास्त्री जी, ये उनसे सीनियरिटी वाइज कहीं मजबूत और सीनियर बनते हैं। उसके अलावा फोगाट जी का जिक्र हो गया। फोगाट जी को टिकट कैसे काटेंगे, और वो काटेंगे तो फोगाट जी को कैसे समझाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सवाल मैंने किया आपके सामने। ये लेकिन जवाब उसका किसी का कोई जवाब नहीं आया ना, जो हम बात कर रहे हैं। और बीजेपी में जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं। ये तो कल आएंगे, देखेंगे जी, तब बात करेंगे। ये फजूल की चीजें हैं, ये आज मुकरने की बातें हैं सारी की सारी। मेरा मानना ये है कि वो कहीं भी जाके एडजस्ट नहीं हो सकते। और आप माने ना माने, एक किसी भी आदमी का जो मतलब आज के दिन कोई उम्र कम थोड़ा उनकी, शायद 55-60 के आसपास के वो होंगे। अगर उन अभी तक उन्होंने एक अपना एक बना लिया होगा, जो भी जिसके दिमाग में एक तैयार, जैसे बीजेपी के दिमाग में पहले से ही तैयार होगा कि ये आदमी कहां हमें यूज करना है। कांग्रेस को भी पता होगा हमें ये आदमी कहां यूज करना है। कल को इनेलो ने भी बोला था कि आपका हमारे यहाँ स्वागत है, आप आइए। वो उन्होंने भी सोच रखा होगा कहां यूज करना है। बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है, क्योंकि हालांकि मैं जाट धर्म की बात नहीं करता हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो आज के दिन लड़ाई चल रही है, वो जाट वर्सेस नॉन जाट की बीजेपी ने एक गेम खेला था, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए थे, आज के दिन भी हैं। तो उस नॉन जाट में वो कहां सेट होते हैं? वो खट्टर जी को, जैसे उन्होंने कहा, क्या खट्टर जी को रिप्लेस करेंगे? धनखड़ जी को तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो जाट हैं। शास्त्री जी को रिप्लेस करेंगे? वो तो नहीं कर सकते, वो तो काबिल आदमी है। मुझे कुलदीप जी की काबिलियत किसी भी हिसाब से, सिवाय इसके के भजनलाल जी के बेटे थे, उसके अलावा काबिलियत कहीं दिखाई देती नहीं है। क्योंकि उनके जो भी डिसीजन, भजनलाल जी के बाद जितने डिसीजन, कोई एक डिसीजन बता दें ये कि उस डिसीजन से उनको ये फायदा हुआ। उनके 4-5 आदमी एक बार जीत के आए थे, उनके पास ऑफर आया कि डिप्टी सीएम बनाते हैं, आप आगे ज्वाइन करो। वो अपनी सौदेबाजी में लगे रहे, नहीं गए कांग्रेस में। अल्टीमेटली कांग्रेस ने सरकार बना ली उनके सारे के सारे तोड़ के। तो वो ऐसी टूट फूट, अगर उन्होंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया होता तो कुछ मिल गया होता। पर ये भरी थाली में लात मार के गए हुए आदमी हैं कुलदीप जी। और अब मैं शास्त्री जी को गारंटी करता हूं, शास्त्री जी के सामने बैठ के ही वो डिस्कशन कर लें। अगर वो शास्त्री जी को ही अपने डिस्कशन में कन्विंस कर जाए किसी चीज में, मैं मान जाऊंगा। तो ये चीजें ना उनको, क्योंकि वो इनकी पार्टी में आ रहे हैं तो थोड़ा सा लम्बा चढ़ा के, नहीं जी ये बड़े अच्छे आदमी है। भजनलाल जी वो शख्स है जिन्होंने हरियाणा का करप्शन शुरुआत की, उन्होंने की थी। वो उस टाइम कांग्रेस में थे। आप कांग्रेस पे इल्जाम लगा सकते, मैं मान सकता हूं, लेकिन भजनलाल जी की वजह से ये पॉलिटिकल करप्शन यहाँ पे शुरू हुई थी। आया राम गया राम का नाम वहीं से चालू हुआ था। तो इसलिए उनको इतना साफ सुथरा मान के अगर आप चलोगे तो मैं नहीं मानता हूं। नंबर 2 पार्ट बात करते हैं। नंबर 2 में कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे डीएसपी साहब का जो हुआ, वो तो बहुत ही बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें जो है, जो उसके बाद एक एसडीएम की क्लिपिंग आ गई है, अगर आपने देखी हो तो उसमें ये चीजें साबित हो रही है कि वहां तो ये होता है, प्रशासन के अंडर जो है उसके सारे के सारे लोग मिली भगत से होता है। फिर वो डीएसपी साहब वहां पे कैसे पहुंचे,
क्या पहुंचे, उसकी जो सारी की सारी इंक्वायरी है वो होनी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा नहीं है। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 पार्ट, लॉरेंस बिश्नोई ने आज के दिन तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये हैं कि 10 करोड़ के करीब उगाई की है। हरियाणा वाले उनके काबू में नहीं आए, ये अलग बात है, पर उस गैंग ने 10 करोड़ के करीब की उगाई की है, इधर उधर की सारी जोड़ के। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा महंगाई है, बेरोजगारी है, और 50 चीजें जो कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर रही है वो है। ईडी का मिसयूज है और इन चीजों का मिसयूज है। ये सारी की सारी चीजें जब उठाएंगे तो सब लोग उठाएंगे। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जिस हिसाब से कांग्रेस का इंटरनल प्रॉब्लम कई बार जैसे हो जाती हैं, उन इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से नंबर 1, नंबर 2, बीजेपी का एक अपना फंक्शनिंग सिस्टम है। जो मोदी जी कहा करते थे कि मैं गुजरात सिस्टम लेके आऊंगा, गुजरात मॉडल लाऊंगा, वो गुजरात मॉडल क्या है? वो गुजरात मॉडल ये है कि विधानसभा को चलने ही मत दो, आप मजबूर कर दो बायकाट करने पे। वो बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, बाहर जाके वो नारे लगाते रहेंगे, फिर वो अंदर कह देंगे जी तो बाहर खड़े हम क्या करें। लेकिन उनको बोलने के लिए कोई मंच नहीं दिया जाएगा। जब राज्यसभा के अंदर आपके कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, आपको बोलने नहीं दिया जाता है, और अगर आप कुछ बोलते भी हो तो आपको धमकियां मिल जाती हैं इधर उधर से, तो फिर ये लोकतंत्र की बातें करना फजूल की चीजें हैं। लोकतंत्र नजर नहीं आता है कहीं पे भी। लोकतंत्र कहने के लिए है, मैं भी मानता हूं भी लोकतंत्र है, लेकिन जब लोकतंत्र की बात यह कि आप मुझे बोलने का मौका दें पूरा। शास्त्री जी अब यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं मेरी सारी बातें। शास्त्री जी की पार्टी ऐसे ही अगर विधानसभा में और लोकसभा में सुनती नजर आएगी तो मैं मानूंगा लोकतंत्र। अब जवाब ले लेते हैं सर, योगेश जी अब जवाब ले ले। हाँ सतरथ जी, लोकतंत्र की सीख देने के लिए बैठे हैं क्या? जी सतरथ जी, हाँ बिल्कुल बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। लोकतंत्र के प्रहरी हम भी हैं, वोटिंग राइट मुझे भी है, मैं भी एक वोटर हूँ यहाँ का, मेरा पूरा हक है बोलने का। लोकतंत्र का हक मेरा भी है। योगेश जी अब बोलने दीजिए ना। योगेश जी वो हमें ज्ञान बांटेंगे लोकतंत्र की सीख देने के लिए। क्या कैमरे बंद नहीं हुए राज्यसभा में? एक मिनट अब उनको बोलने दीजिए, आपने इतनी सारी बातें कही तो उनको हाँ बोलिए। सतरथ जी आप बोलिए, एक एक करके दोनों बातों को जवाब दीजिए। पहला धमकी दी, हाँ, और किसको धमकी मिली कि तुम विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में बोलोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? आपके अंदर पार्लियामेंट में, और वो सोनिया गांधी को लास्ट आज के दिन सोनिया गांधी का मुद्दा चल रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं दे पाया अभी तक भी। आप धमकियों की बात करते हो। ठीक है अब जवाब मैं कर रहा हूं शास्त्री जी से सवाल। एक मिनट राकेश जी, एक मिनट सतपथ जी को जवाब देने दीजिए क्योंकि सवाल उन्हीं से किया है। सतपथ जी मैं ये कह रहा हूं आपसे, दोनों बातों का मैं जवाब। देखिए आप नाराज हो गए हालांकि राकेश जी की बात को सुन करके, लेकिन राकेश जी आपकी तारीफ भी तो कर रहे हैं। वो तो आपको कुलदीप बिश्नोई से बड़ा नेता मानते हैं, वो तो कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई से बड़े नेता आप हैं। नहीं, आपको ज्यादा खूबियां हैं उनके अंदर। और दूसरा जो विधानसभा सत्र को लेकर जो भी बातें उन्होंने कही उसको लेकर मैं आपका जवाब चाहूंगा। जी बोलिए सर। सतरथ जी सुन पा रहे हैं क्या आप? मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? सतरथ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन रहे हैं? चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, राकेश जी बोलिए। अमित जी मैं काफी धैर्य के साथ और बड़ी शांति के साथ जो हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं, योगेश जी बोल रहे हैं, मैं उनकी बातों को सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी बगैर अवरोध पैदा किए आप 2 मिनट का समय दे दीजिए। पहले तो जो हमारे इनेलो के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई विजेंद्र जी, मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूँ। विजेंद्र जी, वैसे तो आपकी पार्टी के समक्ष में अगर अपनी पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस के सामने इनेलो ऐसे ही है जैसे सूरज के सामने दिया दिखाना। लेकिन चलिए, प्रवक्ता के तौर पर आप बैठे हैं तो मैं आपकी बात का उत्तर दे देता हूं। जो आप हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं, हमारे नेताओं की बात कर रहे हैं, हमारा तो एक राजनीतिक मसला है। आप ये देखना, आज से 5000 साल पहले इस हरियाणा की धरती ने सत्ता के लिए कौरवों और पांडवों की लड़ाई देखी थी, या 5000 साल के बाद सत्ता के लिए भाइयों की लड़ाई आपकी पार्टी की इस प्रदेश की जनता ने देखी है। तो आपको तो मुझे लगता है कि बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला है, चाहे वो राजनीतिक मामला है। आपके जो मुखिया हैं वो कभी हर वक्त भाजपा के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। ये राज्यसभा चुनाव के अंदर भी आपने साबित कर दिया। जो भाजपा के प्रवक्ता है अमित जी, शास्त्री जी, मुझे लगता है ये मोदी जी की बात को पकड़कर चलते हैं कि अपने मन की बात करनी है।
आपने सवाल क्या पूछा, इन्हें पता नहीं है। विषय क्या है, इन्हें पता नहीं है। जो घर से अध्ययन करके आए हैं या जो रट कर आए हैं, आप पूछिए या मत पूछिए, निश्चित रूप से इन्होंने उसी बात का जवाब देना है और उसी बात को ये कह रहे हैं। लेकिन मैं इनको भी, शास्त्री जी को भी करेक्ट कर देता हूँ। शास्त्री जी, मेरा ये चैलेंज भी स्वीकार कर लेना, विधानसभा के चुनाव है, 8 साल से आपके सूबे के, जिनको आप यशस्वी कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री है। विधानसभा के चुनाव जब 2024 में आए तो मैं आपको चैलेंज कर कहता हूं कि आप माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और अपनी उपलब्धि के नाम पर चुनाव लड़कर दिखा देना, हम आपको भी मान जाएंगे, भाजपा को भी मान जाएंगे और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं सर, ये तो समय बताएगा राकेश जी। और ये अधिकार तो जनता को, ये अधिकार ना आपको ना मुझे है ना सत्यव्रत जी को। सुन लीजिए ना अमित जी, सुन लीजिए ना, बोलिए। और जो ये आप लोकसभा की जो ये बातें कर रहे हैं ना, योगेश जी ने बिल्कुल ठीक और दुरुस्त फरमाया। आपके पास किसी भी बात का उत्तर नहीं है। आज विधानसभा के सत्र का जो आप एक डिबेट का हिस्सा रखे बैठे थे, विधानसभा सत्र आप शुरू करने जा रहे हैं। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा मुद्दे बहुत है, प्रदेश की जनता टकटकी लगाकर हमारी ओर देख रही है, क्यों ना विधानसभा 7 दिन के लिए किया जाए। अरे भाई, क्या समस्या आप लोगों को? जब विपक्ष के 30 विधायक आपके साथ बैठने के लिए तैयार है तो आपके 40 विधायक क्यों नहीं बैठ सकते? जज्बा के 10 विधायक क्यों नहीं बैठ सकते? 7 दिन का सत्र क्यों नहीं चलाया जा सकता? एक मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, करप्शन क्या, कम से कम भी 80, मैं अमित जी आपके सामने पेज पलटने शुरू करूं, 80 घोटाले हैं, आधे घंटा लग जाएगा मुझे पेज पलटते 80 घोटाले मैं बता रहा हूं। और आप समझते हैं कि 3 दिन के अंदर और थोड़े समय की चर्चा के अंदर आप इनके राकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन राकेश जी सीधा लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन राकेश जी देखिए, कई बार ये भी कहा गया है कि बीएससी की बैठक में आप लोग कुछ और कहते हैं, बैठक के बाद जब बाहर आप आते हैं तब कुछ और कहते हैं, वहाँ सहमति बना लेते हैं, बाहर आके कहते हैं हमने तो कहा था जी 1 हफ्ते चलाओ इसको, 10 दिन चलाओ सत्र को, लेकिन हमारी बात नहीं मानी। इन्होंने कहा कि ना जी हम तो 3 दिन चलाएंगे, हम तो 4 दिन चलाएंगे। ठीक है सत्यव्रत जी, अमित जी आप बीएससी की मीटिंग में बैठे थे? अमित जी आप बीएससी की मीटिंग में बैठे थे? नहीं, ये कई बार मीटिंग में थे, ये विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कई बार कही गई, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बात कई बार कही गई। मैं वही उसी बात को दोहरा रहा हूँ, मैं लौटूंगा। विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शब्दों पर एतबार नहीं है आपको? ठीक है, नहीं एतबार क्यों नहीं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शब्दों पर एतबार नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ ना सर, मैंने तो उस बात का जिक्र भी किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे अगर आप उस मीटिंग में बैठे थे तो आप आऊंगा सर। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि 7 दिन का सत्र होना चाहिए, इसमें क्या अतिशयोक्ति हो सकती है आपको बताइए? जवाब ले लेते हैं ना सर, जवाब देंगे ना सत्यव्रत जी, इसीलिए तो बैठे। बोलिए सर। हाँ अमित जी, जेवड़ी चल गई पर ऐठन गई नहीं। ये आज उस ब्रह्म वाक्य मानते हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं वो ब्रह्म वाक्य है, वो कहते हैं वो सच है, बाकी कहते हैं झूठ है। राकेश जी किस जमाने की बात कर रहे हो? ये 2022 चल रहा है, देश के जमाने की बात मत करो, मेरी उम्र तो अभी 40-45 देशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, राजनीति को डेवलप करते करते 3 पीढ़ियों को जो पाला है, उन तीनों पीढ़ियों का खाया पिया निकाला जाएगा, ये बोलता है आज हिंदुस्तान। और सुनिए, आप किसकी बात करते हैं? आपके यहाँ होते होंगे व्यक्ति प्रभावी। इस भारतीय जनता पार्टी की जिस स्थापना की थी, उस समय एक आदर्श वाक्य घोषित किया था और उसको आज तक पालन कर रहे हैं। नेशन इज द फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, माई सेल्फ थर्ड। लास्ट बोला, थर्ड भी नहीं, लास्ट बोला है। इस सिद्धांत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर राजनीति करती आई है। एक समय है जब राजनीति से स्वेच्छा से व्यक्ति अपने आप को वहां से अलग करके और नई जिम्मेवारी लेता है। ये कल्चर भी पैदा यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। कांग्रेस के अंदर तो पैर जो है वो कमर में लटक रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का और एमएलए का। 6 महीने बाद उनकी मौत हो जाती है बुढ़ापे और बीमारी के कारण से, और चुनाव लड़ने के लिए उनके पास दूसरा आदमी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी व्यक्ति को स्थायी नहीं किया। वो विचार स्थायी है, वो परंपरा स्थायी है।
हर किसी का रिप्लेस समय के साथ होता है। आप हमारी बात करते हैं, मनोहर लाल जी की बात करते हैं। इस देश के अंदर जो व्यवस्था खड़ी करनी चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वो देश का आम व्यक्ति आगे हो। कोई कह सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति पद पर 6 महीने 1 महीने पहले कोई बता दे? ऐसा है क्या? उपराष्ट्रपति पद का आदमी की घोषणा 6 महीने पहले कौन बनेगा, कोई बता दे? नहीं, लेकिन यहाँ पर राकेश जी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। सत्यव्रत जी, राकेश जी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। तुमने कल्चर खड़ा किया, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। हाँ जी, अमित जी, जो रट के आए हैं वो बोलना है। आप क्या पूछ रहे हैं उनको पता ही नहीं है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ उनसे, मैं पूछ रहा हूँ। एक बार रुकिए ना, आप रुकिए, एक बार मैं पूछ रहा हूँ। मैं योगेश जी से और राकेश जी की वर्कशॉप तैयार करने के लिए नहीं आया। मैं अपने आप में इस काम आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ रेडी, आ रहा हूँ मैं आपके और पास। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आए तो मेरा दोस्त नहीं। राकेश जी मुझे पता है, राकेश जी आप ये बार-बार मुझे रिमाइंड करते रहिए कि डिबेट का विषय क्या है। सर मुझे पता है, एक बार रुकिए ना। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी ये तो आपकी बनती है कि मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इस बात को लेकर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि हम चाहते थे कि भाई 1 हफ्ते तक ये सत्र चले, लेकिन सिर्फ 3 दिन तक इस सत्र को चलाने का फैसला लिया गया। तो अब मैंने जब ये कहा कि भाई ये भी आरोप लगते हैं आप लोगों के ऊपर कि आप बैठक में कुछ और बोलते हैं, बाहर आकर आप कुछ बोलते हैं, इस पर हालांकि उनको आपत्ति है, तो इसका जवाब मैं आपसे चाह रहा था सर। वो ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के 31 विधायक बैठ सकते हैं सदन के अंदर, ज्यादातर बैठने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर बीजेपी के और जेजेपी के क्यों नहीं बैठ सकते, या इनेलो के विधायक क्यों नहीं बैठ सकते? हालांकि एक ही है। अमित जी, आप देखिए विधानसभा का सत्र कितने दिन चलेगा, ये पत्रकारों के बीच चर्चा का विषय होता है क्या? उसने ये बोला और उसने ये बोला। मैंने पहले कहा कि समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं, कि हुड्डा साहब बोल रहे हो ब्रह्म वाक्य है, ये मेरा उत्तर था। अब समझ में नहीं आए तो मैं नहीं कर सकता। अब बताइए बैठक थी कि नहीं, और बैठक के अंदर कोई बात नहीं होती तो आप कहते अगर मेरी बात नहीं मानी गई। ठीक है सत्यव्रत जी, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, बैठक में बैठे थे तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। राकेश जी आप बैठे थे क्या? नहीं, मैं सुनिए अमित जी, उन्होंने कहा कि अमित जी आप बैठक में बैठे थे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। राकेश जी आप बैठे थे? हाँ, बिल्कुल सही बात है, राकेश जी बैठे थे ना मैं बैठा था भाई। जो आप जो बैठेंगे तभी बात चलेगी क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अमित जी उत्तर दे दो। विजय जी से बहुत जल्दी सवाल नहीं हुआ सर, 1 मिनट मैं आ रहा हूँ। राकेश जी आऊंगा। अमित जी, हाँ विजय जी, मैं बस, हाँ ठीक है, जो आपको कहना आप कहिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये, हाँ विजय जी मेरा आप ही से सवाल है सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। और सवाल मेरा आपसे ये है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है, विधायक दल की बैठक की है, कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, इस बात का जिक्र राकेश जी भी कर रहे थे और भूपेश हुड्डा बता चुके हैं। अब ऐसे ही चौटाला क्या कुछ करने वाले हैं, कौन से मुद्दे हैं जो सदन के अंदर उठाए जाएंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे और कैसे करेंगे? हाँ, अमित जी, मैंने काफी सेशन सुने हैं, चाहे बजट सत्र की बात हो, चाहे पिछले मानसून सत्र की बात हो, चाहे शीतकालीन सत्र की बात हो, और चाहे ये मानसून सत्र फिर आ गया है। ये कांग्रेस के जो है रणनीति बढ़ती है, लेकिन वहां पर मुद्दे नहीं उठाए जाते। इन्होंने किसी भी बात को पकड़ करके सदन को छोड़कर बाहर आकर के नारे लगाने हैं। आज तक कोई मुद्दा अगर इस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से उठाया हो तो मुझे आप एक मुद्दा बताइए। अगर विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं तो अभय सिंह चौटाला मुद्दे उठाते हैं, जिस मजबूती के साथ यदि विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है आज हरियाणा प्रदेश में, तो वो भाई अभय सिंह चौटाला जी निभा रहे हैं। अगर कांग्रेस मुद्दे उठाती, कांग्रेस ये मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश ने कांग्रेस को एक विपक्ष के रूप में खड़ा किया, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की जनता पछता रही है कि इनको 31 एमएलए देकर के कहीं ना कहीं वोटों का नुकसान करने का काम किया। एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई। दूसरी बात मैं राकेश जी के ऊपर आना चाहूंगा। इन्होंने जो बात उठाई है शायद, और उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं 40 वर्ष के आसपास का हूं, शायद जब 2005 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और देश में भी कांग्रेस का शासन हुआ करता था, शायद राकेश जी उस टाइम राजनीतिक में इतने एक्टिव नहीं होंगे और उन्होंने उस राज को नहीं देखा होगा। हरियाणा में कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।
100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस पार्टी यदि किसी के ऊपर भ्रष्टाचार की बात करती है तो मैं मानता हूं इससे बड़ी तो गलती कोई हो ही नहीं सकती। जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस में हुआ, खेलगांव में कितना पैसा खाया गया, हरियाणा प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार हुआ। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आज के दिन 7 मुकदमे चले हुए हैं। और वो एक अलग बात है कि वो हमारे मोदी साहब से मिलकर के आते हैं जब भी सेशन होता है। अरे सर, मुकदमे तो आपके नेताओं पर भी चल रहे हैं सर। ये देखो फिर मुकदमे पर आ गए आप। अमित जी, मैं उत्तर दे देता हूँ, मुझे उत्तर देने दीजिएगा, मुझे उत्तर देने दीजिएगा। अगर आज को भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस बोलती है तो शर्म आती है। हरियाणा प्रदेश जानता है कि जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया। और दूसरा, हमारे शास्त्री जी की सुन लो, फोर्ब्स कंपनी का एक सर्वे आजकल फेसबुक के ऊपर चला हुआ है, आपने भी देखा होगा। उस कंपनी के सर्वे में इंडिया को पूरे एशियन कंट्रीज में नंबर 1 के भ्रष्ट के पाले पर ला करके खड़ा किया हुआ है। 3-4 दिन से ये सर्वे चला हुआ है, शायद शास्त्री जी ने नहीं देखा होगा। और इसके अलावा ये कहते हैं कि हमने काम किए हैं। अरे आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे, शिक्षा में सबसे। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। स्वास्थ्य में ठीक है, 50% हमारे पास। 10 सेकंड में राकेश जी, 10 सेकंड, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं। इंडियन नेशनल ठीक है, लोकदल पार्टी। विजय जी, राकेश जी आपको विजय जी, मेरे पास समय बचेगा तो मैं आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा आपके पास। एक मिनट सर, आप देखिए कितने घोटाले आपके शासन में हुए थे। राकेश जी, विजेंद्र जी, 15 सेकंड। हाँ, विजेंद्र जी बोलने दीजिए। विजेंद्र जी, जब हुड्डा साहब का राज था, मैं उस राज को देख रहा था और आपका जो गुंडा राज था उसके बारे में मैं सुन भी रहा था। तो उस गुंडा राज की बदौलत आज तक आप सत्ता में पलट कर नहीं आए। तो जहां तक आप विपक्ष की बात करते हो, जब जब जरूरत पड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़कों पर उतरती है और जब जरूरत पड़ती है आपके नेता भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। राज्यसभा चुनाव के अंदर आप ये साबित कर चुके हैं कि आप भाजपा की बी टीम हो। तो आपको ना विपक्ष की बात करने का अधिकार, ना भ्रष्टाचार की। आरोपी की बात कर रहे हैं, आपके नेता कांग्रेस किसकी टीम है? सतरत जी, कांग्रेस किसकी टीम है? सतरत जी, 15 सेकंड है आपके पास, आखिरी कमेंट आपका। आपने ठीक है सर, आज तक। अरे सर, मुझे पता है सर, कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर अब ऐसे ही चौटाला कहते हैं कि आप दोनों कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बात कर रही है। आप सर्वे की बात करती है, बोलिए जल्दी से। वो किस प्रकार की एक बार समय नहीं है, बोलने दीजिए ना उनको। और कैसे कैसे वो चर्चा करके इस विषय को बढ़ा रहे हैं। आज देश जानता है, दुनिया जानती है, इस देश ने वर्तमान की 8 साल की सरकार के अंदर देश को दुनिया की किस ताकतों में खड़ा कर दिया, देश के स्वाभिमान को कहां तक पहुंचा दिया, देश के आम गरीब आदमी के हक में यदि सर्वाधिक फैसले हुए, किसान के, मजदूर के, गरीब के, गांव के लोगों के। योगेश जी जल्दी से, 10 सेकंड आपके पास। कहना चाह रहे हैं ये तो राकेश जी 1 मिनट तो बोलेंगे। ठीक है सतरत जी, 2 मिनट के अंदर चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। सतरत जी आपका, राकेश जी आपका, विजय जी आपका, योगेश जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने से किसको नफा और किसको नुकसान होगा? क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? क्या कांग्रेस को इससे नुकसान होगा? और सवाल यह भी है कि आने वाला विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। अब कांग्रेस की जो रणनीति है वो तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, लेकिन सरकार इसको काउंटर कैसे करेगी इस पर नजरें हमारी बनी हुई हैं और आप भी शायद नजरें बनाए हुए होंगे, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।